Good morning, sir. Good morning. तो गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। हम लोग धातु के निष्कर्षण के धातु के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी के बारे में। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था एसओ का चूर्णीकरण, ठीक है, एसओ का सांद्रण, निस्तापन। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा भर्जन। भट्टियों के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी भट्टियां थी। मक्खल भट्टी थी और परावर्तनीय भट्टी थी, और उसके बाद हमारा एक बेसमेंट परिवर्तक था, वात्य भट्टी थी, और एक हमारी आग भट्टी थी। बेसिकली यही भट्टियां जो है पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी भट्टी की बात करें तो हमारी वात्य भट्टी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन आपको आएगा कि मफल भट्टी और परावर्तनीय भट्टी। मफल भट्टी में क्या होता है कि वायु जो है वो मतलब वायु जो है वो भेजी जाती है उसमें, और जो परावर्तनीय भट्टी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वायु नहीं भेजी जाती, मतलब उसमें ऑक्सीजन कहीं से भी पास नहीं होती है। दोनों चीज में क्या बस एक डिफरेंस यही है, बाकी दोनों में क्या होता है कि ईंधन अलग एकदम जला जाता है, और जो उसके तापमान से जो हमारा एक्स होता है वो पिघलता है या वाष्पीकृत होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और विस्थापन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा विस्थापन विधि थी, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण नहीं होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। जबकि जब वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, रोस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति देंगे। मफल भट्टी का प्रयोग बताया जाता है कि निस्तापन विधि में, कई जगह आपको नेट पे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि निस्तापन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और परावर्तनीय भट्टी जो है उसमें क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो कोई जगह आप कंफ्यूज होंगे कि नेट पे भी दे रखा है कि जो मफल भट्टी है वो निस्तापन में यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं। जहाँ पे जिस चीज की यूज होता है वैसे हम लोग यूज करते रहते हैं। जो भी फर्म होती है, जो भी कंपनियां होती हैं, वो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसको यूज करते हैं। निस्तापन के लिए परावर्तनीय भट्टी का भी यूज किया जा सकता है। अगला पॉइंट था निस्तापन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसमें क्या होता है कि कोई भी अयस्क को उसके उसके गलन जो उसका गलनांक जो होता है उससे कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको जो है धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब हमारी अगली आती है भर्जन विधि, रोस्टिंग करना। भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर इस प्रकार गर्म करते हैं कि मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में उपस्थित गंधक, आर्सेनिक और अन्य तत्व ऑक्सीकृत हो जाएं। देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि हर धातु का, हर पदार्थ का अपना अपना गलनांक होता है, क्वथनांक होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होकर उबलने लगता है, हर चीज का अपना अपना होता है।
ठीक है, अब जैसे धातुएँ होती हैं, उनका क्या, उनका जो गलनांक होता है या क्वथनांक जो होता है, मतलब गलनांक की बात हम लोग करते हैं। गलनांक में क्या जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि लगभग 300 से स्टार्टिंग होती है, 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और जितना ऊपर बढ़ते जाएँगे 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 जितना भी बढ़ते जाएँगे, वो उसका गलनांक बढ़ता जाएगा। लेकिन जो अधातुएँ होती हैं, उनका गलनांक कम होता है। जैसे कि इसमें बता दिया गया है कि गंधक जो हो गया, अधातु है, आर्सेनिक हो गई, ये सब क्या है, ये जल्दी मतलब गलने लगते हैं और ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसमें हमने बताया कि इसमें वायु का मतलब इसमें इसमें हम लोग वायु भेजते हैं। जो भी भट्टी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि परावर्तनिक भट्टी हो गई या मफन भट्टी हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वायु की उपस्थिति रखते हैं, मतलब इसमें नियंत्रित मात्रा में वायु को भेजते रहते हैं। इससे क्या होता है कि सल्फर की अशुद्धि होगी, तो सल्फर जो अयस्क से छूट करके ऑक्सीजन के साथ मिल करके सल्फर डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल जाएगी। जैसे इसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है कि S+O2, ठीक है, सल्फर जो होगी ऑक्सीजन के साथ मिल करके और ये क्या हो जाती है, गैस रूप में बाहर निकल जाती है। इसी तरह से आर्सेनिक जो होगी, आर्सेनिक की अगर अशुद्धि हमारे एस के अंदर है, धातु शोधन के समय वो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से जेडएनएस जिंक सल्फेट में अगर जिंक सल्फेट में जो हमें जिंक अलग करना है सल्फेट से, तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन इसमें प्रोवाइड करेंगे और वो जो सल्फेट ऑक्सीजन के साथ मिल करके बाहर निकल जाएगी। जैसे इसमें जेडएन मतलब बन गया है, फिर इसके दूसरी प्रोसेस के द्वारा जो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करेंगे। ठीक है, तो फिर भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर इस प्रकार गर्म करते हैं कि मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था हो सकता है कि हमें धातु मिल जाए, मतलब इसमें कोई अशुद्धि ना रहे, या ये संयुक्त अवस्था में, या हो सकता है कुछ और, मतलब थोड़ी अशुद्धि हमारी कम हुई लेकिन अभी थोड़ा सा, जैसे कि ZnS है, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को जब प्रवाहित किया गया तो ZnO मिल गया, तो मतलब ये भी थोड़ा सा संयुक्त है, इसमें कुछ मिलावट है, ऑक्सीजन के कुछ मिलावट है, लेकिन हमारा क्या है, सल्फर जो है इसका बाहर निकल गया। ऑक्सीजन को फिर हम दूसरी प्रोसेस से अलग कर लेंगे, तो उसको और कितने तापमान पे हो सकता है कि किसी और तापमान पे ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है कि आर्सेनिक के और अन्य तत्व ऑक्सीकृत हो जाएं और वाष्पशील ऑक्सीजन में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाएं तथा धातुओं का ऑक्साइड शेष रह जाए। ठीक है, इसमें देखिए ZnO क्या है, धातु का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है ये। इस प्रक्रिया में एस यानी सल्फर, आर्सेनिक आदि वाष्पशील अशुद्धियां ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती है और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए, मेन चीज़ हमने बताया था कि जब भी हमें कोई भी एक्स प्राप्त होता है, तो उसके अंदर जो मिलावट होगी, या तो उसमें कार्बन होगा, क्योंकि पृथ्वी में कार्बन ज़्यादा होता है, सिलिका, ठीक है, सिलिका जो मिट्टी होती है, सिलिका उसको बोलते हैं, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, जो हमारी जो सतह होती है, जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे लगभग ऑक्सीजन नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होती है, बाकी जो हल्की गैसें होती हैं, वो ऊपर की तरफ भागती हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन, इन्हीं की अशुद्धियाँ ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा कोई और थोड़ी बहुत क्रिया हो जाती है, सल्फर मिल गया उसमें, या और भी कोई आर्सेनिक हो गया, तो अशुद्धि सब मिल जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग इस बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीकृत होने क्या मतलब होता है, जैसे लोहा, लोहे में जो जंग लगती है, मतलब क्या, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल के एक नया पदार्थ बना देता है। अब देखा होगा लोहे में जंग कैसे लगती है, उसमें फफोले जैसे पड़ने लगते हैं और टूट-टूट के नीचे गिरा करते हैं, जब भी लोहे में जंग लगती है। तो उसको हम लोग बचाने के लिए उसमें जो लेप लगाते हैं, उसमें क्या पेंट लगाते हैं, विद्युत का लेपन किया जाता है, या अन्य धातु उसमें लोग मिला करके लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। अब लोहे में जंग लगती क्यों है? उसका रीज़न क्या है कि हवा में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है। अब वो ऑक्सीजन जो है लोहे के साथ क्रिया करती है और क्या आयरन ऑक्साइड ठीक जो है, मतलब एक जंग बनाती है। तो इस तरीके से वो क्या होती है, अशुद्ध होती है। इसको विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगली हमारी विधि है प्रगलन, स्मेल्टिंग। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं।
इस क्रिया में अयस्क को गलित धातु में अपचयन हो जाता है अथवा धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। गालक अयस्क में उपस्थित अपद्रव से क्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। इसमें वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। लोहे तथा तांबा धातुओं के निष्कर्षण में वात्या भट्टी का उपयोग लाया जाता है। सबसे ज्यादा हमने बताया कि अगर किसी भट्टी का प्रयोग किया जाता है तो वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई हमारे पास धातु है और उसके अंदर अधातु का मिश्रण हो रखा है, जैसे कि आयरन है, लोहा और ऑक्सीजन क्या हमारी एक अधातु है, दोनों का आपस में मिश्रण हो रखा है। तो हमें ये मालूम है कि भाई जो धातु है उसका तापमान ज्यादा होता है, मतलब उसका गलनांक ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का गलनांक कम होता है। तो वात्या भट्टी में क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो कंटेनर होते हैं, अलग अलग जो उसमें लेवल होते हैं, वहां पे अलग अलग तापमान होता है। तो जब हम उसको जब आयरन ऑक्साइड जो है उसको हम प्रवाहित करेंगे उसमें, जब उस भट्टी के अंदर डालेंगे तो हमारा जो धातु जो ऑक्सीजन होगी वो कम ही तापमान पे चली जाएगी। तो हमारी जो ऑक्सीजन होगी तो वो कम तापमान पर उड़ने लगेगी और हमारी जो धातु होगी वो पिघल करके नीचे सरफेस पे हमको मिल जाएगी। तो इसमें एक चीज और दिया गया है, गालक क्या होता है। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लेते हैं कि रियल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हम लोग को दूध होता है। अब हमें क्या करना है कि हमें उससे खोया प्राप्त, मतलब उससे हमको क्या है खोया निकालेंगे, उसको छेना कहेंगे, छेना हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाएंगे जिससे कि हमको छेना मिल जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नींबू का 2-3 बूंद, नींबू के रस की 2-3 बूंदें डालते हैं, इससे क्या होता है हमें छेना प्राप्त हो जाता है। तो वो एक तरीके से क्या हुआ कि उसे जो अम्लीय उसने विलयन बना दिया। किसने? नींबू के रस ने अम्लीय विलयन बनाया और हमको छेना मिल गया। इसी तरीके से अगर अयस्क के अंदर हम लोग कुछ और चीज मिला देंगे, मान लीजिए हमें अशुद्धि दूर नहीं हो रही, कुछ ऐसी चीज मिला देंगे कि क्रिया करके कुछ और चीज बना दें, जिसको हमें बाद में अलग करने में आसानी हो जाए। तो ऐसी चीजों को हम लोग गालक कहते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग गालक कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं गालक के बारे में। गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इनको आसानी से गलाकर पृथक होने वाले पदार्थों को दूर कर देते। अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। धातुमल धातु से हल्का होने के कारण उसके ऊपर एक अलग परत के रूप में तैरने लगता है, जिससे अलग कर लेते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है। गालक एक तरीके से मतलब कोई ऐसा ऐसी मतलब ऐसा कोई पदार्थ है जिससे मिलाने से क्या होता है कि जो अयस्क के अंदर कोई धातु या कोई अधातु है जो नहीं अलग हो रही है, तो उससे क्रिया करके वो क्या करेगा, वो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी अयस्क के अंदर मान लीजिए दोनों का तापमान बराबर भी हो गया। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2 धातुएँ हैं, 2 धातु आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, एक धातु, देखिए हर धातु की अपनी-अपनी प्रकृति होती है। कुछ धातुएँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कुछ धातुएँ कम एक्टिव होती हैं। एक्टिव का मतलब कि वो जल्दी क्रियाशील होती है और कुछ कम क्रियाशील होती है। जैसे सोना है, चांदी हो गई, ये धातुएँ ऐसी हैं जो कम जल्दी क्रिया नहीं करती। लेकिन सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, पोटेशियम की बात करते हैं, ये ऐसे तत्व हैं कि बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम की तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वो खुली हवा में रख दिया जाए तो वो जलने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके या जल वाष्प के साथ मिल करके क्या करता है, क्रिया कर देता है। और जो धातुएँ होती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें जल्दी जंग नहीं लग, आपने देखा है कभी सोने और चांदी में जल्दी जंग नहीं लगती, तो उसमें क्या है, वो जल्दी क्रियाशील नहीं होती हैं। उनके लिए फिर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ की, डिफरेंट मतलब अभी भी यौगिक मिलाने पड़ते हैं, तब जाके वो क्रिया करती हैं। तो गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि है। ठीक है, जैसे कोई अयस्क में है, वो नहीं जल्दी वाष्पीकृत हो रही है, वो उससे नहीं अलग हट रही है। तो मान लीजिए जैसे कि सिल्वर हो गया, उसके अंदर क्या है, सोडियम मिला हुआ है। अब हमें सोडियम को अलग करना है, तो सोडियम को अलग करने के लिए क्या करेंगे, कोई हम ऐसा पदार्थ मिला देगा जिससे वो जल्दी अभिक्रिया करता हो। कोई ऐसा पदार्थ जैसे मान लीजिए हम जल उसमें मिला देंगे, तो सोडियम जो जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करेगा, वो उस धातु को छोड़ के उसको पकड़ लेगा। तो वो जो हम जल मिला रहे हैं, तो एक तरीके से गालक हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन जो गालक होते हैं वो 2 तरीके के इसमें बताए गए हैं, अम्लीय गालक हो गया और एक क्षारीय गालक हो गया। जैसे SiO2, ठीक है, Si मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड, यह क्षारीय अशुद्धियां जैसे CaO
FeO आदि को दूर कर सकती है। CO कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड जो हमारी जंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं SiO2 जो होता है उसको मिला करके और इसमें हम लोग जो है आयरन को अलग कर सकते हैं। क्षारीय गालक जैसे चूना पत्थर CaCO3 ये अम्लीय अशुद्धि है जैसे SI, ठीक है। जैसे जब भी हम लोग क्षार और अम्ल को आपस में मिलाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, एक तरफ तो हमें लवण मिलते हैं, सॉल्ट मिलता है और जल प्राप्त होता है। जब दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, कोई भी अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होता है। इसका एक प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। जैसे साबुन आपका होता है तो क्या है, एक साबुन का पानी आप लीजिए और उसमें क्या कीजिए फिटकरी का पानी मिला दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि वो जो है दाने दाने बन के अलग होने लगता है। वो क्या एक वो भी क्या है एक तरीके से लवण बन जाएंगे और वो पानी अलग होने लगता है। तो ये क्या है, जो हमारा जो साबुन होता है वो अम्लीय विलयन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो साबुन होता है उच्च बसीय अम्लों से मिलके बनता है। और जो हमारा फिटकरी होती है, फिटकरी का पानी हो गया, वो हमारा क्या हो गया, एक क्षारीय विलयन बनाता है पानी के साथ। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। तो गालक मालूम पड़ गया, गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को उच्च ताप पर क्रिया करके इसको आसानी से गलाकर पृथक होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातु कहते हैं। ठीक है, फिर प्रज्ञान एक बार फिर से पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइम। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रज्ञान कहते हैं। इस क्रिया में अयस्क का गलित गलित धातु में अपचयन हो जाता है, अर्थात धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। ठीक है, गालक अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य से क्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रज्ञान हो गई। अब धातुओं का परिष्करण। अब धातु का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। निष्कर्षण विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त धातुओं में कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, अतः इस प्राप्त धातु का परिष्करण कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अभी जो जितने भी हल्की फुल्की अशुद्धियां दूर थी, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 20% या 10% तक अभी उसमें अशुद्धियां होंगी। शुद्ध धातु प्राप्त करने की कई विधियां हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी परिष्करण मतलब विद्युत अपघटनी विधि एक प्रचलित विधि है। इस विधि द्वारा तांबा, सोना, चांदी, जिंक, टिन आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण परिष्करण विधि में अशुद्ध धातु का एक मोटा ब्लॉक लिया जाता है, मतलब एक रॉड ली जाती है जो अशुद्ध धातु की बनी होती है, तथा तथा उसे विद्युत विद्युत के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग एनोड बना देते हैं। एनोड मतलब जिसपे धनात्मक, भाई जैसे बिजली में क्या होता है, जो हम लोग बैटरी सेल जो भी यूज करते हैं उसमें क्या होता है, एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है। तो जो धनात्मक होगा, जो धनात्मक जो सिरा होगा उसको हम लोग इसे जोड़ देते हैं। अशुद्ध धातु का अशुद्ध धातु का पतला टुकड़ा लेते हैं जिसे ऋण धातु से जोड़ दिया जाता है। संबंधित धातु का पानी में घुलनशील लवण लेकर उसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा शुद्ध धातु
एनोड में घुलकर धातु शुद्ध रूप के रूप में कैथोड पर जमा होने लगती है। धातु में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां एनोड मड़ के रूप में तली में जमा हो जाती, जबकि धातु में उपस्थित घुलनशील अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती हैं। जी ठीक है, जो हम लोग अशुद्ध धातु ले रहे हैं वो एनोड पे ले रहे हैं। इस डायग्राम में देखिए, जो अशुद्ध धातु है वो उसको हम लोग एनोड में ले रहे हैं। एनोड एक रॉड होती है, एक रॉड हमने पतली से बना दी और उसको अशुद्ध धातु की बना लेते हैं। दूसरी हमने शुद्ध धातु की एक बनाते हैं, उसको हम लोग कैथोड पे जोड़ते हैं। जिस पे देखिए, जिस पे धनात्मक, जिसमें धन धारा, जिसमें धनात्मक सिरे पे जो भी हम जोड़ेंगे उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो ऋणात्मक पे होता है उसको हम लोग कैथोड पे बोलते हैं। देखिए, कोई भी धातु है, जो भी अयस्क होता है या जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके अंदर क्या जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी प्रोटॉन होते हैं या जो उसके अंदर तत्व होते हैं, उसपे वो क्या कैसे आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का लेन-देन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लेन-देन कैसे होता है? धातुएँ जो होती हैं वो अक्सर धनात्मक होती है। धनात्मक कैसे होती है कि उनकी जो अंतिम कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? त्याग देती है। मान लीजिए किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी? उस अधातु को दे देगी और दोनों मिलके एक यौगिक बना देते हैं। ठीक है? तो ये क्रियाएँ इस तरीके से चलती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब इसमें क्या होगा कि जब धारा प्रवाहित होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाएँगे और ये जाकर के जो शुद्ध धातु होगी उसमें जाकर के ये चिपकने लगेंगे या जमा होने लगेंगे। तो ये जब आवर्त सारणी पढ़ाएँगे, तो ये चीज़ आपको उसमें ज़्यादा क्लियर होगी। अभी केवल इसको इतना पढ़ लेते हैं कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अशुद्ध धातु का एक मोटा ब्लॉक होता है तथा उसमें विद्युत के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, ठीक? एनोड से, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। शुद्ध धातु का एक पतला टुकड़ा लेकर उसे धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। संबंधित धातु को पानी के घुलनशील लवण लेकर उनका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर शुद्ध धातु के रूप में कैथोड पर जमा होने लगती है। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो जो हमारी जो धातु होती है, धातु जो आवेशित हो जाती है और वो क्या करती है, उससे निकल करके जो उसको शुद्ध धातु होती है वहाँ पे जाके उस कैथोड पर जाकर के वो क्या होता है, चिपकने लगते हैं, क्योंकि धातुओं में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है? प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, माइनस की तरफ भागेगा। जैसे चुंबक का सिरा क्या होता है कि एन जो होता है एस की तरफ भागता है, नॉर्थ जो होता है साउथ की तरफ भागेगा, और कभी एन और एन आपस में नहीं मिलते हैं, मतलब नॉर्थ सिरा और नॉर्थ सिरा आपस में नहीं मिलता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं कि जो नेगेटिव होंगे वो आपस में एक दूसरे को मतलब दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो जो प्लस और माइनस जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोग कैथोड यूज कीजिए, जो हम लोग कैथोड यूज कर जो हम लोग कैथोड का यूज कर रहे हैं, तो कैथोड पे माइनस का चार्ज है, तो वो जो अशुद्धि निकल रही होगी, जब जब हमने एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे जो हमारी धातु निकल रही हैं, वो क्या होंगे, वो जाकर के कैथोड पर जमने लगेंगी, मतलब वो माइनस चार्ज जो है तो प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, ये क्रिया है, इसकी अगर कोई वीडियो मिलेगी तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये होता है। और जो अघुलनशील तत्व होंगे वो जाकर के नीचे जमा होने लगेंगे। अब इसमें देखिए कॉपर की विद्युत परिष्करण कैसे किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड के अवकरण प्राप्त कॉपर धातु में विद्युत परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। अशुद्ध कॉपर का एक मोटा और शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा लिया जाता है। दोनों टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा दिया जाता है, ठीक है? जो हम लोग विलयन ले रहे हैं वो कैसा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर की अशुद्ध टुकड़ों को विद्युत धारा के धन ध्रुव से तथा कॉपर के शुद्ध टुकड़े को, मतलब जो रॉड होती है या जो भी छड़ ली जाएगी, टुकड़े को धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध टुकड़े से कॉपर धातु घुलकर अशुद्ध टुकड़े से कॉपर धातु घुलकर कैथोड पर कॉपर
शुद्ध टुकड़े पर जमा होने लगती है। देखिए कहने का मतलब यही है कि एनोड जो हमने ली है वो अशुद्ध धातु है, मतलब उसमें कॉपर के साथ कोई और एलिमेंट मिला होगा। लेकिन जो हमने कैथोड ले रखी है वो शुद्ध शुद्ध धातु, मतलब वो जो छड़ होगी वो शुद्ध कॉपर की बनी होगी। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो शुद्ध टुकड़े से कॉपर धातु घुलकर कैथोड पर कॉपर के शुद्ध टुकड़े पर जमा होने लगती है, अशुद्ध टुकड़े से शुद्ध टुकड़े पर जमा होने लगती है। कॉपर में वर्तमान घुलनशील अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती तथा अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के रूप में तल पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इस प्रक्रिया में कॉपर धातु अशुद्ध टुकड़े से इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक वही चीज हमने बताई थी, इलेक्ट्रॉन का होता है। अशुद्ध टुकड़े से इलेक्ट्रॉन खोता है तथा कॉपर आयन आयन बनाता है। कॉपर आयन धन आवेशित होने के कारण, ठीक है, जो हमने बताया था कि कॉपर आयन जो होता है धन आवेशित होने के कारण कारण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। देखिए हमने बताया कि जैसे कि जो प्लस प्लस होगा वो एक दूसरे को हटाएगा। तो जब हमने अशुद्ध धातु ली है, ठीक है, अशुद्ध धातु की जो हमने छड़ ली है, तो जब उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें धनात्मक धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो धनात्मक धारा जो प्रवाहित होगी वो उनके धन आवेशित जो कण उसमें होंगे उनको हटाएगी। जैसे कॉपर हो गई, आयरन हो गई, तो वो क्या करेगी, उनको हटाएगी। अब वो विलेन में घूमते रहेंगे, वो आयरन जो आयन होंगे वो विलेन में घूमते रहेंगे और वो जाकर के कहाँ जुड़ेंगे, नेगेटिव की तरफ। जैसे पहुंचेंगे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव हमारी जो थी, हमारी जो रॉड थी, जो कैथोड हमारी रॉड है, वो क्या है, वो ऋणात्मक है, तो वो उन आयनों को आकर्षित करेगी और अपने पे चिपका देगी। तो इस तरीके से जो कॉपर होगा वो निकल करके कहाँ पे जाता रहेगा, जो शुद्ध कॉपर की छड़ है जो हम लोग कैथोड में यूज कर रहे हैं, कि वो वहां पे जाकर चिपकता रहेगा। अब जो घुलनशील अशुद्धियां होंगी वो कॉपर सल्फेट का जो हमने विलेन में रखा था उसमें मिलती जाएंगी, और जो उसकी अघुलनशील होंगी वो नीचे तली पर जमा होती रहती है। ठीक है, इसमें देखिए ये अभिक्रिया इसकी दे रखी है। सी कॉपर है, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो निकल के वो क्या हो गया, धनात्मक हो गए, बाहर निकलते हैं और फिर वो जाकर के दूसरे उसमें चिपक जाते हैं, जो भी मेटल में है वो चिपक जाते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब एक पॉइंट है कि पिग आयरन क्या होता है। देखिए जो लोहा होता है, जब उसका शुद्धिकरण होता है, वात्य भट्टी में जब उसका शुद्धिकरण होता है, तो उसमें कुछ परसेंट तक उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर होती है, मतलब थोड़ी बहुत अशुद्धि उसमें रह जाती है, या कोबाल्ट की अशुद्धियां रह जाती हैं। हमें प्योर जो है लोहा प्राप्त नहीं होता है, मतलब ये कह सकते हैं उसमें 93% तक लोहा होता है, बाकी 4-5% और बाकी जो हमारा 7% की उसमें अशुद्धियां होती है। तो वो लोहा जो हमारा प्योर नहीं होता है वो हमारा पिग आयरन कहलाता है। अब ये लोहा जो लोहा प्योर नहीं होगा, जो कोई धातु अगर शुद्ध नहीं होगी तो वो धात्विक गुण कम रखेगा, जो मतलब जो हमने पढ़ा है कि लोहे के अंदर ये गुण होते हैं, वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है और ये जो क्वालिटियां उसके अंदर होती हैं वो कम होंगी। तो ये जो लोहा जब हमको ये प्राप्त होता है, जो हम लोग वात्य भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है, इसको हम लोग किसी और चीजों को और उसको शुद्ध करके और चीजें बना सकते हैं, जैसे स्पार्क में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी टीन बन सकती है, या और जो रॉड बनाना चाहे, सरिया बनाना चाहे, जो भी हम लोग उससे एलिमेंट बनाना चाहे वो चीजें हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो हमें वात्य भट्टी से जो लोहा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया कि उसी का ही यूज हम लोग करते हैं और चीजों को बनाने के लिए उसी लोहे का हम लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिग आयरन, या इसको हम लोग कहते हैं कच्चा लोहा। ये लोहा थोड़ा कैसा होता है, भंगुर होता है, मतलब अगर इसको तोड़ा जाए, पीटा जाए तो जल्दी टूटता है। तो वात्य भट्टी से कच्चा लोहा ही निकलता है। वस्तुतः कच्चा लोहा लोहा 90% 93% तक इसमें लोहा होता है, कार्बन होता है 4 से 5% तक, क्योंकि वात्य भट्टी में हम लोग जो है ईंधन का यूज कर रहे हैं और ईंधन में लगभग कार्बन तो होगा ही होगा, वो जाकर लोहे से रिएक्शन करता है। फिर उसमें सिलिका हो सकती है, मैग्नीज हो सकता है, फास्फोरस, गंधक की मिश्र धातु होती है। जो हमें लोहा मिल रहा है वो प्योर नहीं होगा, लेकिन ये है कि 93% तक इसमें हमारा लोहा है, लेकिन अभी उसमें कुछ क्या है, कुछ और एलिमेंट है 7% तक। यह एक माध्यमिक उत्पादन है, माध्यमिक मतलब बीज का है ये। इस जिसकी अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, अन्य चीजों बनाने के लिए ये एक कच्चा माल है। इसी इसी से इसका नाम क्या दे दिया गया है, एक आयरन पड़ा है। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, कार्बन की मात्रा बहुत
कि प्राय 3.5 से 4.5%। इस कारण कच्चा लोहा बहुत ही भंगुर होता है, भंगुर माने जल्दी टूट जाता है। इसे वेल्ड भी नहीं किया जा सकता। अतः इसका सीधे तौर पर बहुत कम उपयोग होता है। ठीक है? इसका उपयोग जो है फिर और चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग करते हैं, इसको शुद्धिकरण और करते हैं। अब हमारी धातु और अधातु क्या होती हैं? पृथ्वी पे मौजूद सभी पदार्थ तत्व के बने हैं। ठीक है? सभी पदार्थ अलग-अलग तत्वों के बने हुए हैं। तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बाँटा जाता है। एक हमारी धातु होती है, दूसरी हमारी अधातु होती है। ठीक है? तो अब हम धातु और मेटल और नॉन मेटल चीज़ें क्या होती है? पृथ्वी पे मौजूद सभी पदार्थ तत्व के बने होते हैं। तत्वों को उनके गुण-धर्म के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है, धातु और अधातु। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों में से 91 तत्व धातु हैं, जिसमें 27 तत्व अधातु हैं। अब धातुओं के भौतिक गुण कौन-कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। धातु वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब अगर उनपे हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होते हैं? फैलने लगते हैं। जैसा उसमें लिखा हुआ है, जिसके कारण हथौड़े से पीटकर धातु को लंबा किया जा सकता है, जबकि अधातु को अगर हम पीटेंगे तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा। जैसे कि एल्युमीनियम या तांबे के तार को को पर प्रहार मतलब तार पर प्रहार ठीक है, जैसे कि एल्युमीनियम या तांबे के तार पर प्रहार किया जाए तो क्या होता है कि वो फैलने लगेगा। ठीक है, धातु में तान्य भी होता है, धातु में तान्य भी होती है। अर्चना देवी हमारे पास नाम आता है। धातु तान्य भी होती है, जिसके कारण उसे खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है। तान्यता के फलस्वरूप यदि किसी पतले छिद्र के माध्यम से उसे खींचा जाए, तो उसके पतले तार खिंच आएँगे। ठीक है? धातु से क्या हो सकता है, हम लोग तार भी बना सकते हैं, जबकि अधातु होती है, अगर उसको गर्म करके हम लोग तार खींचना चाहें, तो वो टूट जाएँगे, लेकिन धातु में क्या होती है, उससे हम लोग तारें खींच सकते हैं। जैसे कि तांबे के तार बनते हैं, लोहे के भी तार बन सकते हैं। एल्युमीनियम के तार बनते हैं और सबसे अच्छा तो चांदी माना जाता है। चांदी एक ऐसी धातु है जिससे जितनी पतली चादर हम लोग बना सकते हैं, कागज से भी पतली, सबसे पतली अगर हम लोग चादर कोई बनाना चाहें तो हम लोग चांदी से बना सकते हैं, या सबसे पतला तार हम अगर बनाना चाहें तो चांदी से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो है चांदी मानी जाती है, जिससे पतले से पतला तार बना सकते हैं और पतले से पतली चादर हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि उसमें तामिता का सबसे अच्छा गुण पाया जाता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ठीक है? धातुओं का घनत्व उच्च होना मतलब धातुएँ ज़्यादा भारी होती हैं। मतलब कि जैसे कि छोटी-सी चीज़ काफ़ी भारी-सी होती है। आप इसका एग्ज़ाम्पल जैसे ले लेते हैं कि धातु जैसे कि 100 ग्राम की अगर हमने धातु ले ली है, मतलब कोई भी धातु लोहा ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो क्या होगी, वो थोड़ी-सी दिखेगी लेकिन भारी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन कोई अधातु ले लेते हैं या कुछ भी हम सिलिका ले लें, चलिए कंकड़-पत्थर भी ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा और वेट उसका लगभग कम होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर उसका घनत्व कम होता है। घनत्व का रीज़न ये होता है कि जो अणु होता है, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, वो कम होता है। ठीक है? जे घनत्व निर्भर करता है अणुओं के आकर्षण बल के कारण। अगर जो घनी-घनी आपस में अणु जुड़े हुए होंगे, तो वो क्या होंगे कि वो उनका वेग ज़्यादा बढ़ने लगेगा, मतलब धातुएँ जो अणु होंगे वो पास-पास ज़्यादा जुड़े होंगे। और जैसे कि गैस की बात कर लेते हैं, इसके अणु क्या होते हैं, काफ़ी दूर-दूर होते हैं, उनके बीच में एक बल होता है, जिसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। अब वो बल बहुत कम वीक होता है, जो गैस के बीच की हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो बल बहुत कम होगा, इसलिए उसके अणु काफ़ी दूर-दूर होते हैं। जबकि ठोस
चीजों में क्या होता है कि उसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं, उनका आंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो जल्दी टूटता नहीं है और धातु जल्दी टूटती नहीं है। तो धातुओं का घनत्व ऊँचा होता है क्योंकि अणुओं के बीच में बल ज़्यादा है, पास-पास होते हैं, आपस में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो उनका घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब उनका भार भी ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसका भार भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल आपको पहले बताया था कि ज 1 ग्लास अगर हम लोग पानी लेते हैं, तो उसको एक हाथ से उठा सकते हो क्योंकि उसका वज़न 250 ग्राम से ज़्यादा 700 ग्राम होगा। लेकिन अगर 1 ग्लास अगर हम मरकरी ले लेते हैं, ठीक है? मरकरी मतलब पारा अगर हम लोग ले लेते हैं, तो उसको नहीं उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 ग्लास मरकरी का वेट लगभग 32 किलो होता है, मतलब एक सिलेंडर के बराबर होता है। तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि अब ये बात वही आ गई ना कि अणुओं के देखिए पारा भी लगभग जो होता है, वो ठोस नहीं मिलता है, वो कैसे थोड़ा लिक्विड में होता है। लेकिन क्या है उसमें अणुओं के बीच में काफ़ी घनत्व होता है। घनत्व होने के कारण उसमें काफ़ी भार होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अधिकतर धातुएँ भूरे श्वेत से लेकर चमकदार श्वेत रंग की होती हैं। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे स्वर्ण और तांबे। सोने की चमक पीली होती है और तांबे की चमक जो है वो लाल से थोड़ा-सा ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो वैसे ज़्यादातर जो हमारी धातुएँ होती है भूरे श्वेत से लेकर के चमकदार श्वेत रंग तक होती है। एक तो धातु में एक ये गुण भी हो गया कि उनके अंदर चमक होती है। देखिए कौन-कौन से गुण हो गए, पहले तो आघात वर्धनीयता, मतलब अगर उसको हम पीटते हैं तो फैलता है, टूटता नहीं है, तो धातु के अंदर ये होती है। उसके अंदर तान्यता का गुण होता है, मतलब मतलब उसको उसके तार भी खींचे जा सकते हैं, मतलब तनाव भी कर सकते हैं, उसको तान भी सकते हैं, तो धातु के अंदर ये भी गुण होता है। तीसरा गुण हमने देखा उसके अंदर घनत्व होता है, घनत्व होने के कारण वो ठोस होती है और कठोर होती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। अब कठोर तो लोहा भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो धातु नहीं है, वो अधातु है। तो ये क्या है, एक अपवाद भी है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है? जैसे कि अब ये सोने की बात करते थे, तो सोने में इसमें जो दे रखा है कि अधिकतर जो है भूरे भूरे श्वेत से लेकर के चमकदार श्वेत रंग की होती हैं, लेकिन सोने की चमक अलग होती है और तांबे की चमक भी थोड़ी-सी अलग होती है। पारा को छोड़कर सभी धातुएँ साधारणतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। विद्युत की चालक होती हैं। धातुओं धातुओं में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक रजत है, ठीक है? जो हमारा चांदी है, वो सबसे अच्छी चालक भी है। साधारणतः धातुओं की चालकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार है। धातु चालकता का क्रम पहले रजत है, फिर ताम है, फिर सोना है, फिर एल्युमीनियम है। जो भी मतलब विद्युत चालक जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो चांदी है। देखिए चांदी का 3 उसमें हमने प्रॉपर्टी आपको बता दी। एक तो वो क्या है, सबसे अच्छी उसकी पतली से पतली तार वो चादर बनाई जा सकती है, पतले से पतला तार बनाया जा सकता है और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, मतलब अच्छी एक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा एक कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खोते नहीं हैं इधर-उधर। फिर उसके बाद तांबा। तांबा तो आप लोग जानते हैं, तांबे के तार यूज़ किया जाता है। सोना महँगा होता है, उसमें कोई तार बना नहीं सकता। एल्यूमीनियम के तार देखे आपने बाहर लगे हुए, तो जितने भी केबल लगाई जाती है, उसमें एल्यूमीनियम हम लोग यूज़ करते हैं। धातु धातुएँ उत्तम ऊष्मा चालक भी होती हैं, जैसे कि लोहे की रॉड होती है। अगर उसका एक हिस्सा हम लोग गर्म करते हैं, तो दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक हैं, मतलब ऊष्मा का भी प्रवाह कर रही हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह करती हैं। तो धातुएँ उत्तम ऊष्मा चालक भी होती हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, 2 पॉइंट और बचे थे, इसको भी खत्म करते हैं। धातुओं को ताप बढ़ाने पर उनका आकार बढ़ता है। इस गुण को तापीय प्रसार कहते हैं, जैसे थर्मामीटर में पारा के इसी गुण का लाभ उठाया जाता है। धातु में चुंबकीय गुण अनुपस्थित होता है, लेकिन लोहा अपवाद है। उसके अंदर लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो हो गया, इसमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। धातुओं में अपना आकार रखने की क्षमता होती है। इस ओर इस ओर वह बाहरी दबाव का बहुत प्रतिरोध करता है। मैग्नीज सबसे कठोर धातु है और लिथियम सबसे कोमल। तनाव क्षमता में टंगस्टन सबसे श्रेष्ठ और सीसा सबसे न्यूनतम माना जाता है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हो गए धातु के भौतिक गुण। अब इसके रासायनिक गुण हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, जो चीज़ ना समझ में आए? सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेज देंगे। पुरानी पीडीएफ हमने भेज दी थी, अब ये वाली पीडीएफ भेज देंगे। सर ये कितना बड़ा है चैप्टर? बस ये खत्म होने वाला है। अब ये रासायनिक गुण है, इसके बाद ये मिश्र धातु है,